नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपर निजी सचिव यानी एपीएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किन चीज़ों में हमको सावधानियां रखनी हैं, सारी बेसिक जानकारी जो है जो मैंने इससे पहले आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की थी उसमें बताया था। लेकिन कुछ आप लोग की क्वेरीज़ हैं जिसके लिए मुझे उस क्लियरेंस को करने के लिए वीडियो लाना पड़ा। खासकर जो ट्रिपल सी वाला मामला है कि ट्रिपल सी और उसके समकक्ष क्या क्या कोर्सेज माने जाएंगे। एक तो ट्रिपल सी के बारे में निश्चित है कि नाइलेट से या डोएक से ट्रिपल सी है, तब तो ट्रिपल सी है ही है, लेकिन उसके अलावा भी क्या ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आयोग ने जिनको परमिशन दी है ट्रिपल सी के साथ में। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आपका इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना या ना अप्लाई करना इससे जुड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से हम इस लेक्चर में उसी को डिस्कस करेंगे और जो नया पाठ्यक्रम आया हुआ है, नया पैटर्न आया हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी हम सहायक बुक्स उसके लिए पढ़ सकते हैं और जो पढ़ना है उसमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर इतिहास लिखा है तो इतिहास तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इतिहास के अंदर भी हम क्या ऐसा पढ़ें जो है जो हम स्कोर कर सकें अच्छा, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं और देखा जाए तो शब्दों में इतना ज़्यादा, अब पूरा इतिहास लिख दिया गया और उससे मुश्किल से 5 प्रश्न आने हैं। तो 5 प्रश्न के लिए पूरा इतिहास पढ़ना, तो किस तरह से पढ़ें कि हम जो है बहुत ज़्यादा पढ़े बिना भी जो है काम चला सकें और इस परीक्षा को पास कर सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको शॉर्ट हैंड आती है या नहीं आती है। पिछले वाले वीडियो पे कई सारे इस तरह के कमेंट पड़े थे कि मतलब लोगों ने रिक्वेस्ट वे में ये कहा था कि जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है, जिनको टाइपिंग नहीं आती है, उनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। उससे उन लोगों का नुकसान होगा जिनको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है या जो कई सालों से इस भर्ती की जो है प्रतीक्षा में बैठे थे। क्योंकि प्राथमिक चरण में तो वो भी पास हो सकता है जिसको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन जहाँ तक कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की बात है, टाइपिंग तो तब भी हम आसान मान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड तो 6-8 महीने से कम में सीखी ही नहीं जा सकती है। और अगर आप पूरा समय दे के सीख भी लेते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ 4-5 घंटा शॉर्ट हैंड सीखने में लगाते हैं, तो भी 80 की स्पीड लाने में काफ़ी समय लग जाता है, जितना समय आपके पास है नहीं। तो बेहतर होगा कि आप जो है अगर आपको पहले से शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये परीक्षा उपयुक्त है या आपको इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहिए। बाकी आज़ादी है सभी को अपने मन से, चाहे उसको आए चाहे ना आए, अगर आपको भरना ही है तो आप भरेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि जिन लोगों को टाइपिंग आती है, शॉर्ट हैंड आती है और वो उस वैकेंसी का सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके सामने अवसर सीमित ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर आपकी क्षमता में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 6 महीने में टाइपिंग सीख सकते हैं, शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं और उसमें कुशल हो सकते हैं, 80 और 25 की जो रिक्वायर्ड स्पीड है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में वो आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप करिए। कोई आपको रोक नहीं रहा है, ना रोक सकता है, क्योंकि ये निर्णय आपका है। लेकिन आपके सामने समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा है। आप जो है अपने समय का सदुपयोग करके समीक्षा अधिकारी में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं आती है। तो ये एक अपील थी। अब आप इसको जैसे भी लेना चाहें लें और आपकी इच्छा है कि आप जो है अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अवसर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अवसर या अपना श्रम उन्हीं चीज़ों में लगाना चाहिए जिनसे कुछ प्रोडक्टिव आप हासिल कर सकें। तो ये हमारा विज्ञापन है। जो आवेदन प्रारंभ हो चुका है, 19/9 को ही प्रारंभ हो चुका है। उसके 3-4 दिन पहले ही पेपर में नोटिस आ गई थी कि 19 तारीख से शुरू होगा। फॉर्म जमा करने की या आवेदन पत्र सबमिट करने की पूर्ण रूप से, मतलब फीस सहित जमा करने की अंतिम तिथि 19/10/2023 है। और एक खास बात आप यहाँ पर जान लीजिए कि कोई भी करेक्शन वगैरह का मौका नहीं दिया गया। यानी आपको जो फॉर्म भरना है, जो अप्लाई करना है, उसको एक बार में ही इतना सटीक तरीके से, इतना सही तरीके से भरना है कि आपको दोबारा
जो है करेक्शन वाली कोई नौबत यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्शन के लिए कोई भी समय अलग से नहीं दिया गया है कि आप बाद में इसमें कोई करेक्शन कर पाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसीजर OTR के लिए स्पेशल लिंक है आयोग का। आप कौन से लिंक को फॉलो करेंगे, ये लिखा हुआ है upsc.up.nic.in पर जाएंगे और यहाँ पर OTR वाले सेक्शन में, या आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके OTR अपना कंप्लीट कर सकते हैं। OTR क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो लोक सेवा आयोग के कोई भी फॉर्म आपको भरना हो, आने वाला जो RO है उसके लिए भी आपको भरना ही भरना है, तो आप अपना OTR अभी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि जो प्रैक्टिकल अनुभव है कि OTR का फॉर्म भर देने के बाद भी OTR नंबर तुरंत नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। यानी जरूरी नहीं है कि OTR सबमिट करते ही आपको आ जाए, कुछ देर बाद भी आ सकता है। तो OTR एक मस्ट है, OTR को आप स्किप नहीं कर सकते, इसके बिना फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता है। तो ये प्रोसेस सबसे पहले करना होगा। और समीक्षा अधिकारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही, यानी बस 1 हफ्ते के अंदर उसका फॉर्म आने वाला है, तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, OTR अपना तैयार रखिए। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें कि अगर आप APS की तैयारी करना चाहते हैं और इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं कि ये सुनहरा अवसर ना चुके, राजपत्रित अधिकारी बनने का जो आपका स्वप्न है, जो आपकी आकांक्षा है, वो इस बार ही पूरी हो जाए, क्योंकि 10 साल बाद से ज़्यादा का समय हो गया, अब ये वैकेंसी आई है और अगली बार पता नहीं कब आएगी। ठीक ठाक पोस्टें हैं, इस बार 325 के आसपास पोस्टें हैं। तो ये भी जो है एक सुनहरा अवसर है, और आप चाहते हैं कि आप ये सुनहरा अवसर ना चुकें, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक को महीन से महीन जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए कराई जा रही। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो APS लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करा रहे हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा जो इस समय बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से संचालित है। पहली चीज़ जो है, हम अपने जो डिकोड एग्ज़ाम का हमारा एंड्रॉयड ऐप है उसके माध्यम से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उस कोर्स में हिंदी का जो है सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, और बाकी सेक्शंस के जो है सभी के जो है पर्याप्त नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, और कंप्यूटर के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दिए जा रहे हैं। GK में हम जो है पूरा सेक्शन वाइज जो है केवल नोट्स देकर और डेली टेस्ट के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। ये पूरा शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये 25 सितंबर से हम शुरुआत कर चुके हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, GK, मतलब संडे को भी कोई गैप नहीं है, लगातार जो है ये टेस्ट हो रहे हैं। और टेस्ट में बिल्कुल वही पैटर्न जो पूछा गया, जैसे शब्द संक्षेप है, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक हैं, प्राचीन इतिहास है, विज्ञान है, हर सेक्शन को कवर करते हुए पूरा शेड्यूल हमने बनाया है। और ये शेड्यूल हमारा जा रहा है 30 नवंबर तक, यानी 30 नवंबर तक हम पूरा कोर्स 100% कवर कर देंगे। नोट्स के माध्यम से भी नोट्स भी देंगे। टेस्ट रोज कराया जा रहा है ग्रुप में, उस टेस्ट की सॉल्व PDF दी जा रही है जिसमें व्याख्या सहित हल है। अगर कोई हमारे कोर्स में जो है इनरोल्ड है और वो डेली टेस्ट दे रहा है और डेली जो टेस्ट की सॉल्व PDF मिल रही है उसको रिवाइज कर रहा है, साथ में जितना अतिरिक्त लेक्चर्स और PDF नोट्स दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको कोई बाहरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लगभग सब कुछ जो है हम अपने सिलेबस में कवर कर रहे हैं और विधिवत कवर कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। ये देखिए, सेक्शनल रिवीजन का भी लास्ट में शेड्यूल बना हुआ है। और जब 30 नवंबर के बाद हम 1 नवंबर के बाद दिसंबर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो है हम बिल्कुल अंतिम रिवीजन के लिए फिर से जो है नया शेड्यूल तब शुरू करेंगे। और इसमें कोई भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है GK का, कंप्यूटर का, हिंदी का, वो छूटने नहीं पा रहा है। तो ये पूरा, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर और इस तरह की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल डेली टारगेट के हिसाब से, आज का जो टारगेट है आपको पहले से ये दे दिया गया है, डेली टारगेट के हिसाब से शाम को टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होता है
और वहाँ पर डिस्कशन होता है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका हल दिया जाता है, उनकी व्याख्या दी जाती है। तो ये सारा कार्य जो है हम इस तरह से करा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर और इस बार ही जो है सफलता प्राप्त करें, एपीएस का एग्ज़ाम निकालें और एपीएस बने, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है जिसको आपको ध्यान रखना है। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं या केवल एपीएस लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तब भी आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे कि आप लेट ना हो और आप हमारे साथ तैयारी में तारतम्य के साथ आगे आ सकें। अब आती है शैक्षिक योग्यता की बात, जहां पर थोड़ी सी कुछ बारीकियां हैं, उनको आपको समझना होगा। एपीएस में 3 तरह के पद हैं। पद तो एपीएस ही है, लेकिन 3 जगह पोस्टिंग हो सकती है। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश सचिवालय। उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही सबसे ज़्यादा पद इसके होते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई समस्या नहीं है। बीटेक वाला भी स्नातक है, बीकॉम वाला भी स्नातक है, बीए वाला भी स्नातक है, सभी जो है कैटेगरी के स्नातक इसमें स्वीकार्य हैं। उसके बाद हिंदी शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट WPM की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और टाइपिंग में आपकी 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ये जो है कॉमन है, ये सभी पोस्टों में कॉमन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, नीलेट या से जो है CCC होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है, या उसके समकक्ष कोई सरकारी पाठ्यक्रम संस्थान के द्वारा किया हो। अभी CCC के समकक्ष क्या क्या है इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता ये है कि अगर आपने प्रादेशिक सेवा में जो है सर्विस की है, या एनसीसी का आपके पास जो है बी प्रमाण पत्र है, बी सर्टिफिकेट है, तो अगर दो लोगों के समान अंक होते हैं तो उसको वरीयता दी जाएगी, जिसके पास जो है ये अधिमानी अर्हता होगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो इसकी पोस्ट है वो लोक सेवा आयोग में है, यानी यूपीपीएससी में है। इसमें भी कोई बहुत अंतर नहीं है, स्नातक होना चाहिए, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग दोनों में वही 80 और 25 वाली स्पीड है। उसके बाद जो है 2 से CCC होना चाहिए, या अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, अगर आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम में जो है कंप्यूटर पढ़ा है, इसका अभी स्पष्टीकरण आगे दिया है, तो वो लोग भी आहार हो सकते हैं। स्पष्टीकरण ये है कि आपने हाई स्कूल इंटर लेवल पर जो है एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा हो, और ऐसे ना पढ़ा हो कि वो गुप्त रूप से पढ़ा हो। मतलब आपके जो आपकी मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है, उस पर भी ये लिखा हो कि इन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, यानी कंप्यूटर एक परीक्षा के रूप में पास किया हो। तो ये हो गई। उसके बाद अधिमानी अर्हता सेम तरीके की है। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही उसको आगे हम क्लियर भी करेंगे। तीसरे तरह का हमारा पद है जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में है। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में जो है 80 और 25 की स्पीड क्रमशः होनी चाहिए। विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और स्नातक के समकक्ष अर्हता जो शब्द लिखा है, इसके लिए अभी जल्दी ही एक जियो जारी किया गया था लोक सेवा आयोग से, तो उसमें बताया गया था कि स्नातक के समकक्ष क्या क्या है। तो सब कुछ जो है जो स्नातक के बराबर, उसमें सब कुछ जो है कर दिया गया था। फिर इसमें तीसरी जो है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही है DOEC द्वारा CCC होना चाहिए, या उसके या माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला जो है जो पिछले वाली पोस्ट में था वही जो है इसमें भी मांगा गया है। अब इसमें एक टिप्पणी है, यहाँ पर अंग्रेजी शॉर्ट हैंड किसी को अगर आती हो, केवल इसी पोस्ट के लिए है, राजस्व परिषद के लिए। अगर किसी को इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग भी आती हो, मतलब हिंदी के अलावा आती हो, तो उसको जो है अधिमान दिया जाएगा, यानी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट के लिए, जो कि ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है,
उसको जो है राजस्व परिषद वाले एपीएस में जो है उसको वरीयता दी जाएगी। बाकी अधिमानी अर्हता इसमें भी ठीक है, सेम है। तो तीनों के लिए आप बेसिक अर्हता समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी के लिए एक जियो जारी हुआ था, यहाँ पर लिखा है 5 जुलाई 2018 को। इसमें क्या कहा गया था कि ट्रिपल सी तो हाई है, जिसके पास डोएक का वो तो एलिजिबल हाई है। उसके अलावा कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, कैसे, जैसे कि कंप्यूटर में डिप्लोमा किसी के पास हो, डिग्री हो, पीजीडीसीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, ग्रेजुएशन अगर कंप्यूटर में किसी ने किया है या इस और उच्च डिग्री की है, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, एमसीए, एमबीए, इनमें अगर कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स पढ़ा हो तब भी जो है वो मान्य होगा। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या किया है। अगर आपने एमबीए किया है, बीबीए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है, उसमें अगर एक सब्जेक्ट के रूप में एक सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर एज अ कोर्स पढ़ा है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप जो है ट्रिपल सी के समकक्ष वाली उसमें आएंगे। अब इसके अलावा राजस्व परिषद में जो मांगा गया है उसमें क्या है, देश के सभी राज्यों की विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटर स्तर की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष ही मान्य है। ऐसा नहीं कि आपको यूपी बोर्ड से ही अगर आपने किया हो तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने राजस्थान बोर्ड से भी जो है अगर हाई स्कूल इंटर किया है और वहाँ पर भी एज ए सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर पढ़ा है तो भी ट्रिपल सी के समकक्ष उसको हम मान्यता देंगे। लेकिन उस कौन कौन से ऐसे बोर्ड हैं या कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया है वो मान्य नहीं है, वो ये दिए गए हैं। ये 8 ऐसे परीक्षाएं हैं। आप आराम से एपीएस का जो नोटिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा। जैसे साहित्य सम्मेलन से प्रथमा मध्यमा होता है, बहुत लोग करते हैं। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली की हायर सेकेंडरी परीक्षा, मतलब ये कुल 8 ऐसे बोर्ड या परीक्षाएं हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटर परीक्षा के समकक्ष नहीं माने जाएंगे। इनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब अगर आपने विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं या शिक्षा बोर्डों की सूची जो ऊपर दी है, इनके अतिरिक्त जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं किया गया है, शासन के पत्र के प्रस्ताव 3 में निर्दिष्ट सूची के मान्य परीक्षा संस्थाओं शिक्षा बोर्डों की हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से क्रमशः हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं के समकक्ष मान्य होंगी। अब इसमें करना क्या है, मान लीजिए आपके पास आगे बीएससी में, बीए में या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कंप्यूटर नहीं है, उसके बाद भी अगर आपके पास हाई स्कूल अथवा इंटर में इन मान्य परीक्षा संस्थाओं शिक्षाओं बोर्डों में हाई स्कूल अथवा इंटर की परीक्षाओं में एक विषय के रूप में अलग से कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम जो स्पष्ट रूप से इंगित हो। इंगित होने का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कंप्यूटर विषय के अंक अलग से प्रदर्शित हों तो वे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात हाई स्कूल अथवा इंटर परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम के समकक्ष माने जाएंगे। कुल मिलाकर एक लाइन में ये कहना है कि वो जो 8 तरह के बोर्ड या परीक्षाएं या संस्थाएं थी, उनको छोड़ के अगर आपने हाई स्कूल इंटर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, और उसमें एक विषय के रूप में आपने क्या पढ़ा हो, कंप्यूटर पढ़ा हो, और वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आपके जो सर्टिफिकेट होता है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो आप ट्रिपल सी के बराबर योग्यता रखते हैं और आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी कहानी का सार इतना है। तो आप तय कर लीजिए कि आप मान्यता रखते हैं कि नहीं है। अब ट्रिपल सी के समकक्ष जो अर्हता है वो 5 जुलाई 2018 का ये शासनादेश है, जिसका रेफरेंस अभी इससे पहले इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। क्योंकि वीडियो में भी ऐसा बताया जा रहा था कि समकक्षता, तो ये जो है इसमें कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक एवं ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं पदों जिन पर चयन हेतु डोएक सोसाइटी या नाइलेट के से ट्रिपल सी मान्य है, उनके
लिए जो है ये निर्गत किया गया है। तो आपका इसमें क्या आ रहा है, आशुलिपिक भी आ रहा है, आशुलिपिक के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो CCC के समकक्ष मान्य है, पीछे भी लिखा है, वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन हम मूल शासनादेश से पढ़ लें तो अच्छा होगा। सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, यथा कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया हो, अब PGDCA हो, BCA हो, MCA हो, तो सब चलेगा। अब आप कमेंट में ये ना पूछने लगिएगा कि जो है हमने ये किया है, आप खुद निर्णय ले लीजिए। यहाँ पर इन्होंने सबको ही एक तरह से एलिजिबल कर दिया, बस जिस संस्था से आपने किया हो वो वैधानिक संस्था हो, वो गली या नुक्कड़ छाप जो है संस्था ना हो, वो किसी न किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्था से पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या एफिलिएटेड हो। तो डिप्लोमा, डिग्री, PGDCA नाम ही लिखा हुआ है, BCA किया हो, MCA किया हो, या ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, यानी ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर है तब भी चलेगा। BA, BSc, BTech, MCA, MBA में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पद हेतु के चयन हेतु आहार्य माना जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपने चाहे हाई स्कूल, इंटर में एक विषय के रूप में पढ़ा हो, या आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कंप्यूटर की आप कोई भी उच्च डिग्री धारित करते हैं, सब कुछ CCC के समकक्ष माना जाएगा इस शासनादेश के अनुसार। दैट्स ऑल। तो अगर आपके पास है कंप्यूटर की कोई योग्यता, अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने इस नाम से कोर्स किया है, उस नाम से कोर्स किया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई नहीं किया है। आप भर दीजिए, अगर कोई समस्या ना हुई तो एक्सेप्ट हो ही जाना चाहिए। बस वो किसी न किसी रजिस्टर्ड संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय, किसी जो है और सरकारी संस्था द्वारा उसकी मान्यता जरूर हो, ऐसा जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सिलेबस में एक और चीज़ जोड़ी गई है जो कि है निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन चूंकि अब आयोग की सारी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होती है तो यहाँ भी निगेटिव मार्किंग जोड़ दी गई है। सारे प्रश्न वैकल्पिक होंगे, ये तो पता ही चल गया। आप कोई भी जो है अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा किसी भी स्तर पर। अगर आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 150 जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, तो 150 क्वेश्चन है, 150 अंक का, यानी 1 अंक का एक प्रश्न है। यानी अगर आप एक अंक गलत, मतलब एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 0.33 नंबर क्या हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, या इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं। अगर एक से अधिक उत्तर देते हैं तब भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा, चाहे उसमें से एक सही ही क्यों ना हो, तो भी वो निगेटिव मार्किंग में आ जाए। लेकिन अगर आप कोई भी प्रश्न मतलब विकल्प नहीं सही करते हैं किसी प्रश्न में, तो उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये तीनों बातें हैं, बहुत ही कॉमन है। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। जो ये नया सिलेबस आया है, उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज थोड़ा डीप डिस्कस करेंगे। पहले इसमें 3 चरण बना दिए गए हैं। तो पहला चरण क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। इनका क्या सिस्टम बनाया गया है, सामान्य ज्ञान या जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी से 50 आएंगे, और कंप्यूटर के जीके से या कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से 50 आएंगे। इस तरह से कुल 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, जो पहला प्रश्न पत्र होगा, जिसको यहाँ पर प्रथम चरण कहा गया है। अब प्रथम चरण से पास होने वाले कितने लोग होंगे, तो लिखा हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि सबसे पहले ये पेपर होगा। पेपर कब होगा, पेपर लगभग डिफिनिट है कि दिसंबर में होगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरने का मौका दे दिया गया है। अक्टूबर में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, नवंबर तक जो स्क्रूटनी वगैरह करनी कर देंगे, दिसंबर में पेपर करा लेंगे, चाहे भले ही लास्ट में करा लें, लेकिन दिसंबर तक पेपर ये करा लेंगे, ऐसा जो है पूरा संभावना है। इसमें कोई भी रुकावट वाली बात जो है
अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। तो जो पहला पेपर देंगे उसका रिजल्ट जारी होगा और उनमें से अभ्यर्थी कितने लिए जाएंगे, 15 गुना, वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे, कुल पदों के सापेक्ष 15 गुना। तो जो 15 गुना अभ्यर्थी पास हुए, अभी रिजल्ट कब आएगा, मान लीजिए जो पहला पेपर दिया है उसका मैक्सिमम 1 से सवा महीने में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कुछ लोग जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस का जो एक्सक्लूसिव टाइम मिलेगा उनको, मतलब पूरी तरह से समय मिलेगा, वो लगभग 1 से 1.5 महीने का मान लीजिए कि मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्री का आ ही जाएगा, उसको हम प्री कहते हैं। चलिए पहले चरण को, फिर आया दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण जो है हमारा शॉर्ट हैंड का है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का है। ये 100 अंकों का है, इसमें समय मिलेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में हमको क्या करना है, सबसे पहले आंसू लिपि होगा जो 75 अंकों का होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड हिंदी का, और कंप्यूटर में 25 अंक होगा। लेकिन ये चरण वही पास करेगा जो इस मानक अहर्ता जो 80 शब्द और 25 शब्द वाली है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए, उसको पार करेगा। तो उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि अगर आप बिलो स्पीड टाइप करते हैं तो आपका आगे थर्ड स्टेज में आप नहीं जा पाएंगे। तो आंसू लिपि और कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 80 और 25 वाला जो क्राइटेरिया है उसको पार करना होगा। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कितने गुना अभ्यर्थी आगे जाएंगे। मुझे लगता है जितने लोग भी जो है इस स्टेज में सफल होंगे सबको थर्ड स्टेज के लिए कॉल कर लिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, तीसरा प्रश्न पत्र। अब प्रैक्टिकल में जो कितने अंक रखे गए, 50 अंक रखे गए हैं, समय 1 घंटा दिया गया है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का है, इसमें होगा क्या, तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल में आपको अभी पाठ्यक्रम आगे देखेंगे, प्रैक्टिकल का भी पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रैक्टिकल में आपको मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप एक एक्सेल की सीट बनाइए जिसमें आपको 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, पूर्णांक और इसका पूरा विवरण रखना है। उसके हिसाब से उनका मेरिट के हिसाब से रिजल्ट बनाना है, उनके परसेंटेज के हिसाब से, और ये सारी कैलकुलेशन आपको एक्सेल में करनी है और फार्मूला इत्यादि लगा के करना है। ये मान लीजिए आपको टास्क दे दिया गया प्रैक्टिकल में, तो आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, उस पर आपको ये करना है और इसको रिकॉर्ड भी करना है, इसको लिखना भी है कॉपी पेन से कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला, उसमें आपने एक्सेल खोला, एक्सेल में आपने न्यू सीट खोली, उसमें आपने जो है फिर कॉलम सेलेक्ट किए, रो सेलेक्ट किए, फिर आपने ये कॉलम बनाया, ये रो बनाया, ये तो सारा जैसे जैसे आपने किया है प्रैक्टिकली वैसे चरणबद्ध रूप से आपको लिखना होगा। अब अंतिम स्टेज क्या है, उपयुक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर, तीनों चरण मतलब पहला बहुविकल्पी वाला, दूसरा शॉर्ट हैंड वाला टाइपिंग वाला और तीसरा कंप्यूटर प्रैक्टिकल वाला, तीनों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर मतलब मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी तीनों चरण के नंबरों को जोड़ के ही मेरिट बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहला वाला जो चरण है वो केवल क्वालिफाइंग है या सेकंड जो चरण है वो केवल क्वालिफाइंग है। हालांकि सेकंड को क्वालिफाई करना मस्ट है, लेकिन उसमें भी जितने नंबर मिलेंगे वो थर्ड स्टेज में जाकर जुड़ेंगे और तीनों का एक साथ आपसे जो है किया जाएगा। तो ये तो हो गया पैटर्न। अब बात करते हैं एक्चुअल सिलेबस की कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ये 50 अंक का होगा, टोटल 150 अंक की जो है पहले चरण की परीक्षा है, उसमें से 50 अंक जो है सामान्य ज्ञान के हैं। शब्द संक्षेप, एब्रीविएशन। अब बात आती है कि ये आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो इसके लिए आपको जो है जितनी भी जीके की और कंप्यूटर की बुक आती है, जैसे कंप्यूटर की परीक्षा मंथन की अच्छी बुक आती है, ल्यूसेंट की आती है, और CCC के लिए कई सारे और पब्लिकेशन हैं, उनकी भी बुक अच्छी आती हैं। तो आप कोई भी बुक जो है थोड़ा सा देख के जो है आप ले लीजिए
उसमें आपको एब्रिविएशन भी मिल जाएंगे, मतलब कंप्यूटर वाले एब्रिविएशन भी इसमें पूछे जाएंगे, साथ में नॉर्मल भी पूछा जाएगा। जैसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, या जो है WTO का फुल फॉर्म है, WHO का फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो जीके से रिलेटेड होगा या कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, तो दोनों के लिए ही आपको जो है तैयार रहना होगा। तो ये जो है आपको कम से कम जीके की एक अच्छी बुक, ल्यूसेंट जीके तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी अगर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मैटर आपको मिलेगा। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ये भी जीके की जितनी भी बुक्स हैं उसमें दिया जाएगा, और इसमें आपको करंट अफेयर्स के भी पढ़ने, यानी जो आप करंट की कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, तो जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, मान लीजिए दिसंबर आने वाला होगा, उस समय कई सारे वार्षिकांक आ जाएंगे, चाहे वो घटना चक्र का हो, ई दृष्टि का हो, या दृष्टि जो आँख वाली आती है, घटना सार है, क्रॉनिकल है, सभी अपना अपना, सारे प्रकाशन लगभग अपना अपना जो है क्या निकालते हैं, वार्षिकांक निकालते हैं। तो वो वार्षिकांक ले लीजिएगा। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स ये आपका यहाँ पर दिया है 9 नंबर पर, तो इसको मैं पहले ही बता दूँ कि आपको जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो जून के और जून के बाद वाला रहेगा, क्योंकि जितना करीब का करंट अफेयर्स होता है वो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन पूछा पूरे एक साल से जाता है। इसके बाद अब इतिहास की बात करें। अब इतिहास यहाँ पर दिया है कि केवल भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, लेकिन तीनों तरह का, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आप देखेंगे तो इतिहास की अगर मैं कोई आपको स्पेशल बुक बताऊं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हर टॉपिक से 10 टॉपिक हैं और सभी से 5-5 क्वेश्चन आने हैं, तो केवल 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इतिहास के, और इसके लिए इतिहास की कोई डेडिकेटेड बुक पढ़ना जो है आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है, मतलब कुल मिला के बहुत रिस्की हो जाएगा। आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो या बाकी PCS वगैरह की कर रहे हो या कर चुके हो, तब तो आपको इतिहास का आइडिया होगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, केवल पहली बार मतलब केवल स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए ही, मतलब APS के एग्ज़ाम के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी भारी भरकम किताब नहीं लेनी है। आप जो है सीधे सीधे ल्यूसेंट जीके या इसके समकक्ष, परीक्षा मंथन की भी आती है, दृष्टि की भी आती है, घटना चक्र की जीके आती, कोई भी जीके की 1 या 2 किताबें ले सकते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि मान लीजिए ल्यूसेंट में कोई चीज़ कम दी है तो दृष्टि वाली में ज़्यादा दी है, तो 2 किताब ले लें तो बेहतर रहेगा। वैसे शुरुआत आप 1 किताब से कर सकते हैं, केवल 1 किताब लेके पहले शुरुआत करिए। तो उसमें जितना इतिहास दिया है उतना पढ़िए, क्योंकि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की उम्मीद है। तो फिर विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना है, यहाँ से भी केवल 5 ही क्वेश्चन आने हैं। तो ल्यूसेंट या ल्यूसेंट जीके की स्तर की कोई भी बुक, उसका ही साइंस पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। भूगोल में स्पेसिफिकली लिखा है कि विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाएगा, केवल भारत और उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा। इसके अलावा यूपी जीके भी नहीं पूछा जाएगा, यूपी जीके कहीं नहीं दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय पूरा पढ़िए, जो कोई भी किताब है, जैसे मान लीजिए परीक्षा बाड़ी वाली आपके पास किताब है, या तो परीक्षा बाड़ी ले लीजिए, या घटना चक्र जो है तत्सार वाली जो आती है, 2023 का नया वर्जन भी आ चुका है, यूपी स्पेशल के लिए वो ले लीजिए। तो जितनी भी भूगोल संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो है भौगोलिक परिचय, उसकी सीमाएं, सीमाओं पर स्थित राज्य कौन से हैं, कौन से सीमावर्ती प्रदेश हैं, कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, जिले कौन से हैं। फिर उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि उत्तर प्रदेश की, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो ये सब जो है जो नेचुरली पूछा जाता है भूगोल के अंतर्गत, वो सब आपको उत्तर प्रदेश जीके की किताब से पढ़ना है। और इसी तरह से भारत से संबंधित भूगोल जो पढ़ना है, उसके लिए जीके की बुक ही पर्याप्त है। जो भी जीके की बुक आप पढ़ रहे हैं उतना पर्याप्त है। फिर आता है भारत का संविधान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज व्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी जो
हार्ड कोर पॉलिटी होती है उससे क्वेश्चन आके संविधान पर, वैसे पॉलिटी और संविधान में कोई अंतर नहीं, लेकिन राज व्यवस्था थोड़ी सी डीप चीज हो जाती है, जहां पर जो है संविधान के अलावा भी उसके डीप, जो उसके गहराई से जुड़े हुए तथ्य होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे भारत का संविधान है तो आप संवैधानिक विकास पढ़ लीजिए पूरा, चार्टर्ड एक्ट वगैरह जो है। फिर उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, मतलब सारी फैक्चुअल चीज़ें उससे रिलेटेड। फिर हमारे जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेके संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके आगे मूल अधिकार, फिर जो है मूल कर्तव्य, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंड, और उसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्व, फिर संसद की संरचना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो ये सब चीज़ें जो है आप जीके वाली ही बुक से पढ़ लीजिए, कोई पॉलिटी की स्पेशल बुक लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। खेल जगत में ऐसा स्पेसिफाइड कहीं नहीं है कि करंट का ही पूछा जाएगा या स्टैटिक ही पूछा जाएगा, तो आपको दोनों पढ़ना होगा। जो भी आप जीके की बुक लेंगे, जैसे कि आप एसएससी लेवल की या थोड़े और जो है वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं 10+2 वाले लेवल की, उसमें क्या पूछा जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ओलंपिक है, ओलंपिक का इतिहास है, मतलब स्टैटिक से शुरू करिए। और 2022-23 में जितना भी करंट से रिलेटेड खेल जगत है वो पढ़ लीजिए। खेल खिलाड़ी जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, कौन उसमें विजयी हुआ है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। फिर महत्वपूर्ण नगर स्मारक और इमारतें, अब ये समझ लीजिए कि ये तो जो है ज्योग्राफी वाला ही टॉपिक है, या इसको इतिहास से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं, अब वो चाहे प्राचीन काल से रिलेटेड हो, चाहे वो मध्यकाल से रिलेटेड हो, मुगल कालीन हो या सल्तनत कालीन हो, उसके बाद आधुनिक की जितनी भी पर्यटन हैं, उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मंदिर हैं और प्रसिद्ध स्थल हैं, सब इसमें जो है आपको कवर करने होंगे जीके वाली किताब से। फिर करंट अफेयर्स के बारे में हमने बात की ही, 5 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 5 से 6 हो सकते हैं मान लीजिए। तो इसमें आपको जनवरी से पढ़ना है, लेकिन जून जुलाई से इधर का जो है परीक्षा के 1 महीने पहले तक का बिल्कुल जो है कायदे से, मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा। अंक गणित का अक्षर जो स्तर है वो कक्षा 8 का दिया है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेहतर होगा जो है कि आप कक्षा 8 वाली ही किसी भी बोर्ड की, चाहे एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की कक्षा 8 की जो है किताब ले लीजिए। ऐसी किताब जिसमें सॉल्व अनसॉल्व सब तरह के प्रश्न हो और उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हों अंक गणित के, और सारे ही चैप्टर यहाँ पर पढ़ने होंगे। देखिए दोस्तों, इस परीक्षा के साथ एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इसका हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो 2010 और 13 में पेपर हुआ है, अब वो पैटर्न फॉलो नहीं होना है, तो उसको हम आधार बना के अगर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ कोई धोखा हो सकता है। इसलिए हमको ये मान के चलना है कि जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसको एज ए होल टोटलिटी में कवर करना होगा, तब जाके हमारा वो हो पाएगा। तो आपको अंक गणित की भी ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और स्तर उसका बहुत आसान होगा। कक्षा 8 यहाँ पर लिखा होने का मतलब ही है कि लाभ हानि बटा प्रतिशतता, यही सब आपको पढ़ना है। समय, चाल, दूरी, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और आसान लेवल के पूछे जाएंगे। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को, जो मैथ के अच्छे चैनल, उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई असुविधा हो रही खुद से पढ़ने में, तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से फॉलो कर लीजिए और कक्षा 8 लेवल की किताब ले लीजिए, उससे जो है एग्जाम्पल्स को खुद भी लगाइए। तो ये तो दोस्तों जीके की बात हो गई। अब हिंदी हमारा आता है आपतित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न और शीर्षक। तो देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि आप कहीं से कितना भी पढ़ लीजिए, जो पढ़ा है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है आपतित गद्यांश। तो इसके लिए हिंदी की कोई भी एक किताब ले लीजिए, चाहे ल्यूसेंट वाली हिंदी ले लीजिए, इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी और कोई भी जो है, और या इसके अलावा बोर्ड में जो चलती हैं किताबें हाई स्कूल और इंटर में, आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें सभी में ये टॉपिक अच्छे से कवर होता है, अपठित गद्यांश वाला और प्रश्नोत्तर वाला। और ये दोस्तों विश्वास मानिए बहुत आसान है, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी एग्जाम में दे लेंगे, क्योंकि आपके सामने जो पैरा दिया है उसी को देख के आपको जो है
आंसर देने हैं। फिर आता है पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों के आलेखन। तो इसके लिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, लोअर पीसीएस के लिए मैंने स्पेशली बनाया था। सारे जितने भी कार्यालयी पत्र हैं 7-8 तरह के, उनका पूरा विवरण, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो उसमें बताया गया है, तो उससे वो कवर हो जाएगा। बाकी आप जो भी हिंदी की किताब लेंगे, जैसे मान लें हरदेव बाहरी लिया आपने, पृथ्वीनाथ पांडे लिया, तो उसमें भी जो है पत्र लेखन वाला चैप्टर दिया हुआ है। और यूपी ट्रिपल एससी में चूंकि पत्र लेखन पहले पूछा जाता रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी जो है हिंदी वाली बुक ले लीजिए और पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए साथ में। फिर आता है मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपके लिए आसान हो गया है। मान लीजिए एक मुहावरा दिया है, उसके 4 तरह के अर्थ दिए हैं, वो आपको बताना है। या एक हाइपोथेटिकल वाक्य प्रयोग किया गया है, उसमें डॉट 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 छोड़ दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी किससे करनी है कि इसमें कौन सा मुहावरा चारों विकल्पों में से फिट बैठता है, सही बैठेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर सामान्य हिंदी की किताब में मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग तैयार कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप जो है अगर चाहें तो जो हमारी डिकोड एग्जाम की बुक है, निश्चित रूप से अगर आप आरोग्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक आप लोग के पास होगी, नहीं होगी तो मंगा लीजिए। इसमें आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, ये सब कवर हो जाएगा। ये इतना जो है 4 टॉपिक यहाँ पूरे आपके कवर हो जाएंगे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर है, सामान्य हिंदी डिकोड एग्जाम लिख के डाल दीजिए, जो है आपको आसानी से जो है मिल जाएगी और आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके शहर में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा एक जो है जैसे यूपी ट्रिपल एससी में पूछता है कि कुछ शब्द दे देते हैं हिंदी में, तो उनका अंग्रेजी अनुवाद पूछता है, या अंग्रेजी शब्द दे देता है तो हिंदी अनुवाद पूछता है। ये कक्षा 10 इसके स्तर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितनी भी अच्छी हिंदी की बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए हरदेव बाहरी की बात करते हैं, तो उसमें पीछे प्रशासनिक शब्दावली करके चैप्टर दिया गया है जो आरओ में से पूछा जाता है, तो उतने शब्दों को तो तैयारी कर लीजिए। बाकी यूपी ट्रिपल एससी लेवल की कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हो वो ले लीजिए, उससे जो है पहले जो क्वेश्चंस आए उनको तैयार कर लीजिए। अब आता है कंप्यूटर ज्ञान। तो देखिए कंप्यूटर का जो है सिलेबस देखने में तो ये छोटा सा लगता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत डेप्थ वाला है। अभी इससे पहले जो हमारा वीडियो पड़ा था जिसमें हमारे सहयोगी जो है धीरेन्द्र सर ने कंप्यूटर का पूरा ये सिलेबस एक्सप्लेन किया था, उसको ज़रूर ढूंढ के देख लीजिए। और उसमें उन्होंने सारे टॉपिक को अलग अलग, जैसे यहाँ पर 5 टॉपिक दिए हैं ना, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज़ सिस्टम, फिर उसके कौन कौन से विंडोज़ के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर पेरिफेरल डिवाइसेज, आउटपुट इनपुट डिवाइसेज। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछे जाने वाली चीज़ है वो MS ऑफिस है। तो आप कोई भी कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, परीक्षा मंथन वाली या ल्यूसेंट वाली या और भी बहुत सारे प्रकाशन पे आती हैं, तो आप उससे जो है इसको कवर कर सकते हैं। फिर ईमेल के बारे में, वेबसाइट के बारे में ये जो है पूछा जाएगा। और सबसे आखिरी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और PDF के बारे में पूछा गया है। यानी MS ऑफिस, ईमेल और इंटरनेट और पेरिफेरल डिवाइसेज, ये मोटा मोटा अगर हम कहें तो ये आपका सिलेबस है। इसमें जितना डीप पढ़ सकें वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 50 नंबर आने, 50 क्वेश्चन आने 50 नंबर के, तो बहुत ही जो है। अब इसके लिए आपको मैं एक सलाह ये दे सकता हूँ कि आप बुक तो पढ़िए ही पढ़िए। यूपी PCL के लिए जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, यूथ पे भी आती है और भी उस पे पब्लिकेशन पे आती है, आप वो ले लीजिए, उनको सॉल्व कर डालिए। और उनको पूरा नहीं सॉल्व करना है, जितने ये टॉपिक्स हैं उनको कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंप्यूटर पढ़िए तो इनको तो आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना ही है, इतने टॉपिक्स को, थोड़ा बहुत जो है अदर भी पढ़ लीजिए। जैसे कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लीजिए, कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लीजिए, कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, फिर जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है। हालांकि ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लेकिन
ऐसा जरूरी नहीं है कि आयोग 100% वही इन्हीं पर ही आपको क्वेश्चन दे दे। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाएंगे तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। ये कोई कक्षा 8 या कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें आप जाएंगे और सर से कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा और आयोग सुनने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो है कंप्यूटर का जो नॉर्मल सामान्य ज्ञान है जो आपने कभी ना किसी स्तर पर पढ़ा होगा उसको भी दाएं बाएं थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिएगा, वो भी ज़रूरी है। बाकी इतना तो आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस हमने एक्सप्लेन किया था। बुक्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। फॉन्ट की बात आती है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि टंकण परीक्षा हेतु कृतिदेव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। यानी आपको दोनों में से किसी भी विधा पर किसी भी फॉन्ट पर टाइपिंग आती है तो आपको उसी में प्रैक्टिस करिए, आपको स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि आपको एक किताब से जो है वो बोलेंगे और आपको वो मैटर शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। फिर आपके सामने कंप्यूटर होगा, उसको आपको लिप्यंतरण करना होगा, यानी वापस जो है जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको वापस हिंदी में टाइप करना होगा कंप्यूटर पर। तो उसके बाद आपकी अशुद्धियों के अनुसार जो है आपको नंबर दिए जाएंगे और उसी से आपकी स्पीड भी जज हो जाएगी। तो ये सारी कहानी हो गई जो है इसके पढ़ने की। तो किताबें मैंने आपको बता ही दी हैं। किताबों में मुख्य रूप से अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो आपको शायद ही किताब पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े, क्योंकि हम तो सारा ही मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। जीके की कम से कम 2 किताबें ले लीजिए, एक ल्यूसेंट जरूर ले लीजिए, उसके अलावा भी एक ले लीजिए, चाहे घटना चक्र वाली, चाहे दृष्टि वाली, या कोई भी जो है, चाहे परीक्षा मंत्र की, सभी पे जीके की किताब आती हैं। और आप ये जरूर देख लीजिए किताब खोलते समय कि आपके जो जीके के 10 टॉपिक हैं वो उसमें कवर्ड हैं या नहीं हैं। फिर क्या प्लान बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो 2-3 घंटा तो आपको वो भी साथ में निकाल के करते रहना होगा, क्योंकि ठीक है कि आपका एग्ज़ाम हुआ उसके 1-1.5 महीने बाद टाइपिंग और उसकी परीक्षा होगी, लेकिन अगर अभी से अच्छा अभ्यास नहीं करेंगे तो 80 की स्पीड और 25 की स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा 5-6 घंटा आप इस पर दीजिए। रेगुलर जो है जितने भी टॉपिक्स हैं पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज उसको कवर करिए और उन पर जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं चाहे किसी भी बुक से उसको करिए। और स्ट्रेटजी में ये बनाइए कि हिंदी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान तीनों को एक साथ पढ़िए। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, चाहे 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, मान लीजिए 6 घंटे का आप अगर टाइम निकालते हैं तो रोज़ 3-3 घंटा सभी पर दीजिए। चूँकि कंप्यूटर यहाँ पर आपके लिए नया है तो कंप्यूटर को थ्योरेटिकली पढ़ना है और जो टॉपिक दिए जैसे MS ऑफिस है उसमें बहुत तरह से बहुत डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। फंक्शन की के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्टकट की के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारा वीडियो था धीरेन्द्र सर के साथ में वो वाला देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में बताए हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम 2-2 घंटा डेली तीनों चीज़ों को दीजिए, हिंदी को, जीके को और मैथ को भी अलग से प्रैक्टिस करते रहिए। भले 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन वो 5 क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो एक अच्छी स्टडी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक प्लान्ड तरीके से, मतलब आपके पास आपको ऐसा लगता है कि आप मटेरियल नहीं ढूंढ पाएंगे या आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है, या इतना समय नहीं कि आप रिसर्च करके हर चीज़ को इधर उधर से इकट्ठा करें, तो आप हमारे साथ निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया ही हुआ है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9506742546। आप इस पे APS लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो मैंने आपको शुरुआत में प्लान बताया था हम उसी प्लान के अनुसार चल रहे हैं। ये देखिए हमारी पूरी प्लानिंग, इस प्लान के अनुसार ही हम पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड कवर करा देंगे और इतनी प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चंस की कम से कम अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 4000 क्वेश्चंस तो हम यहीं पर दे रहे हैं ये पूरे प्रैक्टिस में। इसके अलावा हम 11 टेस्ट आपको अलग से दे रहे हैं ऐप पर जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे।
तो और क्या चाहिए, इतना ही आप कर पाएंगे और हम आपको मैक्सिमम मटेरियल जो है टेस्ट के माध्यम से और पीडीएफ्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा इसी तरह से अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को कायदे से कवर कराया जाएगा हमारे कोर्स में। तो आप चाहें तो आज ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आप जो है पीछे जाएंगे, बाकी लोग जो है अपने अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में पूछिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जितना आपके लिए ज़रूरी था सब कुछ बता दिया गया है। जल्दी से OTR वाला अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लेट करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जो है जी जान से पढ़ने में लग जाइए। स्वयं पढ़िए या कोर्स लेके पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के पढ़िए, सुनहरा अवसर आपको मिला है और इस सुनहरे अवसर से आपको चूकना नहीं है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।